हजार साल पुरानी एक नदी जो किसी वजह से सूख कर रेत के रेगिस्तान में बदल गई। इस रेगिस्तान के आसपास कहीं भी पानी नहीं था। ऐसे ही एक डरावने रेगिस्तान के बीचों बीच बसी थी एक खतरनाक जेल, जहां सैकड़ों कैदी बंद थे। हालांकि उन्हें यहाँ जबरदस्ती कैद करके नहीं रखा गया था, लेकिन फिर भी वो चाहें तो भी यहाँ से भाग नहीं सकते थे। पर क्यों उनके साथ ऐसा किया जाता है? क्यों हर रोज उनसे यहाँ गड्ढे खुदवाए जाते हैं? आखिर इस जेल में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इलाके से जो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा दिखता है, जहाँ तेज धूप और भयानक गर्मी की वजह से जमीन जगह जगह से फट चुकी थी। इस तपती गर्मी में कुछ लड़के मिलकर वहाँ काम कर रहे थे। वो असल में मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक जहरीला सांप आ जाता है। वहाँ मौजूद एक लड़के की नजर उस सांप पर पड़ती है। ये वही लड़का था जो अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसने अपनी जिंदगी में इतना दुख झेला था कि अब उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। इसलिए जब उसने सांप को देखा तो उसने जानबूझकर अपना पैर उसकी तरफ बढ़ा दिया ताकि सांप उसे काट ले और उसकी मौत हो जाए। और सच में सांप ने उसे काट लिया। जहर फैलते ही वो वहीं गिरकर मर गया। दूसरी तरफ हमें स्टैनली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। स्टैनली सड़क पर चलते हुए कहीं जा रहा था, तभी अचानक ऊपर से एक जोड़ी जूते गिरते हैं और वो गिरकर सड़क पर पड़ जाता है। दरअसल स्टैनली के पिता एक रिसर्च कर रहे थे। वो जूतों में आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए एक खास चीज इजाद करने की कोशिश में थे। इसलिए स्टैनली वो गिरे हुए जूते अपने पिता के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन बीच सड़क पर अचानक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले तुरंत स्टैनली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल जिन जूतों को स्टैनली ने रास्ते में उठाया था वो किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के थे। और वही जूते एक चैरिटी मैच के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस को लगा कि स्टैनली ने ही वो जूते चुराए हैं। उन्होंने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया और सीधे उसके घर पहुंच गए। स्टैनली के पिता वहीं अपने रिसर्च के काम में लगे रहते थे, इसलिए उनके घर में तरह तरह के रिसर्च वाले उपकरण और चीजें रखी थीं। जब पुलिस ने ये सब देखा तो उनका शक और गहरा हो गया। उन्हें लगा कि स्टैनली और उसका पिता शायद किसी गैर कानूनी काम में शामिल हैं। इसके अलावा घर में कई और जूते पड़े थे और स्टैनली के कमरे में कई बास्केटबॉल खिलाड़ियों की तस्वीरें भी लगी थीं। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने स्टैनली को कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में गवाहियां दी गईं तो स्टैनली को दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन जज ने उसकी उम्र को देखते हुए उसे दो विकल्प दिए, या तो वो जेल जाए या फिर ग्रीन लेक नाम के एक सुधार कैंप में 18 महीने की सजा काटे, जहां कैदियों को जेल की तरह बंद नहीं रखा जाता, बल्कि वो आसपास के इलाके में घूम फिर सकते हैं। ये सब सुनकर स्टैनली ने ग्रीन लेक वाला ऑप्शन चुना। फिर उसे अकेले एक बस में बैठाकर रेगिस्तान के बीच से होते हुए उस कैंप की तरफ ले जाया जा रहा था। स्टैनली को अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपने फैमिली से इतनी दूर जा रहा था। उसे ये जगह बहुत अजीब लग रही थी, जैसे यहाँ कोई रहस्य या अभिशाप छिपा हो। उसे लग रहा था कि शायद उसके फैमिली पर किसी पुराने श्राप का असर है, जिसकी वजह से वो बेगुनाह होने के बावजूद ऐसी सजा झेल रहा है। रास्ते में उसने देखा कि पूरे रेगिस्तान में सैकड़ों गड्ढे खुदे हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सारे गड्ढे किस लिए खोदे गए हैं। उसी वक्त उसे दूर एक आदमी दिखाई देता है जो एक घोड़े के साथ रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। तब स्टैनली को एहसास होता है कि शायद वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। तो इस तरह कई घंटे की लंबी यात्रा के बाद स्टैनली एक छोटे से कैंप में पहुंचता है, जो असल में एक जेल ही थी। यहाँ स्टैनली जैसे और भी कई कैदी मौजूद थे। वहाँ पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात मिस्टर सन नाम के एक आदमी से होती है। वो इस जेल की वार्डन का आदमी था, यानी वो वही करता था जो वार्डन कहती थी। मिस्टर सन स्टैनली का नाम सुनकर जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि उसे स्टैनली का नाम बहुत मजेदार लगा। तब स्टैनली उसे बताता है कि उसका ये नाम उसके पूर्वजों ने बहुत प्यार से रखा था, इसलिए उसे अपना नाम बहुत पसंद है। लेकिन मिस्टर सन को स्टैनली की किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उसे अपने साथ लेकर पूरे जेल कैंप का चक्कर लगवाता है और उसे वहाँ के सारे नियम कानून समझाने लगता है। मिस्टर सन स्टैनली से कहता है कि यह जेल दुनिया की बाकी जेलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ समय देखने के लिए कोई घड़ी नहीं थी और तारीख जानने के लिए कोई कैलेंडर भी नहीं था। इसलिए कोई भी यह समझ नहीं सकता कि यहाँ कितने दिन बीत चुके हैं। इसके अलावा आसपास दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं था। हजारों मील दूर तक भी कोई निशान या चीज नहीं थी। और यह जगह ऐसी थी जिसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए यहाँ कैदियों को वास्तव में बंद नहीं किया जाता। वो यहाँ जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी कैदी इस जगह से बाहर जाने का साहस नहीं करता। इसलिए यहाँ कोई दीवार या बंद जगह न होने के बावजूद कोई भी कैदी भागने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद मिस्टर सन स्टैनली को 2 कपड़े और एक जोड़ी जूते देता है। साथ ही उसे एक कोदाल भी थमाई जाती है। इसके बाद मिस्टर सन स्टैनली से कहता है कि अब से उसे हर दिन रेगिस्तान के बीच एक गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे की गहराई लगभग 5 फुट होनी चाहिए और गहराई नापने के लिए वह अपने कोदाल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन गड्ढा जितना समय लेकर खोदा जाएगा उतना ही उसे तपती धूप और सूरज की रोशनी के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कष्टदायक सज्जा थी। गड्ढा खोदने के अलावा उसे यहाँ के सांपों और जहरीले जीवों से भी बचना होगा, क्योंकि इस जगह के हर कोने में तरह तरह के जहरीले जानवर मौजूद थे, जिनमें से एक का भी काटना मौत का कारण बन सकता था। ये सब जानकर स्टैनली काफी डर जाता है। फिर इस दौरान वहाँ स्टैनली के पास काउंसलर आते हैं, जिनका नाम डॉक्टर पेन था। स्टैनली को डॉक्टर पेन को देखकर ऐसा लगा कि वह एक अच्छा इंसान लगते हैं। फिर डॉक्टर पेन स्टैनली को अपने साथ लेकर जेल के पीछे के हिस्से में जाता है। वहाँ वह उसे पूरे कैंप का चक्कर लगवाता है और कहता है, अब तक तुम्हें यहाँ के सारे नियम समझ में आ गए होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो यहाँ का पहला नियम क्या है? डॉक्टर पेन बताता है कि इस नियम के बारे में कोई भी कैदी पहले नहीं जानता। पहला नियम है वार्डन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, और जो कुछ वार्डन करता है उसे चुपचाप सहना।
रहना। यदि यह नियम तोड़ा गया तो परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर पेन स्टैनली को अन्य कैदियों से मिलवाता है। वे सब मिलकर उसे उसका बिस्तर दिखाते हैं। बिस्तर काफी गंदा था क्योंकि इससे पहले यहाँ का कैदी बहुत बीमार था। कुछ दिन पहले वह कैदी मर गया था। डॉक्टर पेन सभी कैदियों को उनके असली नाम से बुलाता था, लेकिन कैदी आपस में एक दूसरे को निकनेम से बुलाते थे। मजेदार बात यह है कि यहाँ के लगभग सभी कैदी 18 साल से छोटे थे। सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था। वो हमेशा उदास रहता था और यहाँ आने के बाद अब तक किसी से बात नहीं की थी। अब स्टैनली किसी लड़के को उसके असली नाम से बुलाता है और पूछता है कि कैंटीन कहाँ है। इस पर वह लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, स्टैनली पर हमला करता है, धक्का देता है और कहता कि अब से उसे उसका असली नाम न बुलाए, बल्कि उसे यहाँ दिया गया निकनेम ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वह और उसके साथी स्टैनली के साथ हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद स्टैनली कैंटीन में जाता है। वहाँ उन्हें सड़े हुए सब्जियों वाली पतली खिचड़ी खाने को दी जाती है। स्टैनली को यहाँ की खाने पीने की चीजें खाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन जब वो वहीं बैठकर खा रहा था तब वहाँ मौजूद रे नाम का एक लड़का उसकी हिस्से की कुछ खुराक ले लेता है और कहता है, यहाँ सबको माप तौल कर खाना दिया जाता है, लेकिन मुझे ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि मैंने आज पूरा दिन बहुत मेहनत की और तुम अभी आए हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ा। स्टैनली यहाँ उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता था। इसके बाद रे और बाकी सब स्टैनली से पूछते हैं कि उसे इस जेल में क्यों लाया गया और क्या उसने कोई अपराध किया था। स्टैनली जवाब देता है कि उसने एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के जूते चोरी किए थे। तभी वहाँ जीरो नाम का वही छोटा लड़का होता है। जीरो पहली बार स्टैनली से बात करता है और पूछता है, तो क्या उन जूतों पर कोई स्टार निशान था? स्टैनली जवाब देता है, हाँ। इसी समय उसे कोर्ट का एक वाकया याद आता है। जब उसके केस में उस बेसबॉल खिलाड़ी की बात सुनाई जा रही थी तो वह कह रहा था कि उसके माता पिता बचपन में नहीं रहे, इसलिए उसने अनाथाश्रम में अपनी बचपन बिताया। इसी वजह से उसने अपने जूते चैरिटी के तौर पर अनाथाश्रम को दान किए थे। स्टैनली के लिए यह खिलाड़ी बहुत पसंदीदा था, इसलिए उसके कमरे में भी उस खिलाड़ी की तस्वीर थी। लेकिन कोर्ट में स्टैनली से कहा गया कि वह असल में एक फेक फैन है जिसने अपने आइडल के जूते चुरा लिए। ये बात स्टैनली को बहुत बुरी लगी। उस रात जब स्टैनली सोने जाता है उसे अपने दादा की याद आती है। उसके दादा और पिता का नाम भी स्टैनली था। दादा का नाम था स्टैनली 2, पिता का नाम था स्टैनली 3 और उसका अपना नाम था स्टैनली 4। यहीं से उनके परिवार में नामों की यही परंपरा चली आ रही थी। तो एक दिन स्टैनली के दादा उन्हें बताते हैं कि उनके वंश पर किसी न किसी तरह का अभिशाप है, इसलिए उनकी पीढ़ी के लड़के कुछ भी ठीक से कर पाते नहीं। यहाँ तक कि स्टैनली के पिता भी अपनी खोज खूबियों में सफलता नहीं पा रहे थे। दादा का मानना है कि ये सब उसी अभिशाप की वजह से है। दादा आगे बताते हैं कि उनके वंश में स्टैनली फर्स्ट का भाग्य बहुत खराब था। उसने पहले स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाया था, पर कुछ ही दिनों बाद उसका कत्ल एक मशहूर अपराधी ने कर दिया जिसका पूरा नाम किसिंग केट था। वह एक तरह का साइको था। किसी को मारने के बाद उसे चूमना उसकी आदत होती थी और हर शख्स की लाश पर किस के निशान होते थे। पर किसिंग केट ने स्टैनली फर्स्ट को कोई किस नहीं किया। उसने उसका सारा पैसा छीन लिया और उसे रेगिस्तान में छोड़कर वहां से भाग गया। अब फिर हम वही जेल कैंप देखते हैं। सुबह सुबह स्टैनली और बाकी कैदियों को तब उठाया जाता है जब सूरज भी अच्छे से नहीं उगा होता। उन्हें थोड़ी सी ऐसी रोटी दी जाती है कि पेट आधा सा ही भरता है। फिर सबको अपनी अपनी पसंद की कोदाल चुनने को दी जाती है। स्टैनली जब अपनी कोदाल चुनकर लाया तो वहां मौजूद रे नाम का लड़का आकर उसे उसकी कोदाल छीन लेता है, क्योंकि वो कोदाल थोड़ी छोटी और बहुत हल्की थी और उससे काम करना आसान होता था। किसी और कैदी से स्टैनली को पता चलता है कि वो कोदाल हर रोज रे ही ले जाता है। रे कभी किसी को यह कोदाल थमाता नहीं। अब जब सबने अपनी कोदाल उठा ली तो उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर किसी सुनसान